हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है आज अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसके अंदर की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। तो आइए फटाफट समझते हैं, एक एग्जाम्पल को लेके आइए। मान लेते हैं एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर पतलू। इसको सामान खरीदना है, तो इसको एक दुकान चाहिए। दुकान के पास गया, अभी दुकान के पास जाके बोला, वहां से एक बंदा निकल के आया जिसका नाम था मिस्टर मोटू। पतलू ने मोटू को बोला कि सर मुझे गुड्स परचेज करने हैं, क्या आपके पास गुड्स है। तो मोटू ने बोला हाँ है। तो इसने लिख देता हूँ परचेज गुड्स। अब पतलू इससे गुड्स मांग रहा है, लेकिन पतलू ने बोला कि सर मेरे पास कैश तो नहीं है, क्या आप मुझे क्रेडिट में गुड्स बेचेंगे, क्या मैं आप क्रेडिट में गुड्स बेचेंगे। तब मोटू बोलता है, वो सोचता है कि नहीं यार, मेरे को तो पैसे की जरूरत नहीं है, चलो बेच देता हूँ। तो मोटू कहता है यस आई एग्री टू सेल ऑन अ क्रेडिट, लेकिन मैं आप पे भरोसा कैसे करूं कि आप मुझे बाद में पैसे दोगे। तो फिर उसी दौरान जो पतलू है वो बोलता है कि सर मैं आपको एक नोट लिख के दे देता हूं जिसमें लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 3 मंथ्स। वो कहता मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए। मतलब वो मोटू से कितने महीने का टाइम मांग रहा है, 3 मंथ का टाइम मांग रहा है। किस लिए? फॉर पे हिज अमाउंट, फॉर पे हिज अमाउंट, जो भी उसका अमाउंट होगा उसको पे करने के लिए वो कितने महीने मांग रहा है, 3 महीने मांग रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा सर मैं लिख के दे दूंगा। तब मोटू कहता है भैया तुम अभी सामान लेके जा रहे हो, तुम गड़गड़ा रहे हो, लेकिन बाद में जब मुझे पैसे लेने होंगे तब तुम पैसे दोगे नहीं, तो मैं मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो कहता ठीक है सर आप एक काम करो। तब पतलू मोटू को क्या कहता कि सर आप मुझे ऑर्डर दे दो, अगर आप मुझे ऑर्डर दे दोगे तो मैं आपका पैसा पक्का दे ही दूंगा, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये बात सोच के वो एग्री हो जाता है। तब वो एक पेपर लेता है और पेपर पे लिखता है, मोटू लिखेगा ये बात। तो मोटू लिखता है कि 10,000 रुपए का सामान 3 महीने के बाद टू पे मिस्टर घसीटा राम और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब देखना ध्यान से, मोटू ने बिल ड्रॉ किया, मैं यहां लिख रहा हूं मोटू ड्रॉ अ बिल ऑन, किसके ऊपर किया? पतलू। मोटू पतलू पे बिल ड्रॉ कर क्या लिख रहा है कि 10,000 रुपए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 10,000 रुपीज अमाउंट ऑफ द बिल, प्लेस का नाम, डेट, और यहां पर 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मिस्टर घसीटा राम। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि घसीटा राम कौन है। जब यहां पर पतलू है मोटू है तो घसीटा राम कौन है, तो आई बताता हूं। तो उसने बोला 3 महीने के बाद आफ्टर डेट, मैं जिस दिन बिल लिखा उस दिन के बाद तुम 3 महीने के बाद तुम क्या दोगे, घसीटा राम को पैसे दोगे। और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, मतलब ये ऑर्डर दिया गया है तुम्हें कि इतना पैसा तुम दोगे जो घसीटा राम को मिलेगा। ठीक है, तो पतलू ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर उसने अपने साइन कर दिए। क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट बन गए? बच्चों अभी भी ये इसके अंदर लीगलिटी नहीं आई। कब तक? जब तक ये स्टैम्प पेपर नहीं आएगा। अब ये स्टैम्प लग गया, यहां पर स्टैम्प लग गया, इस स्टैम्प पे मोटू जो होगा अपने साइन कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा जो बन गया वो बिल बन गया। ओके, अब यहां पर बात को समझना, यहां पर घसीटा राम की जगह मोटू का भी नाम आ सकता था, यहां पर मोटू का नाम भी आ सकता था, लेकिन अभी मैं बात को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिसने बिल लिखा मोटू, ये कौन बना? ये बना बच्चों ड्रॉर। ये कौन बना? ड्रॉर बना। जिसने बिल साइन किया वो कौन बना? ड्रॉई। ये बना ड्रॉई। और जिसको लास्ट में पैसे मिलेंगे घसीटा राम, उसको बोलेंगे पेई। बात को समझे मेरी बात? तो यहां पर हम मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूं नोट के तौर पे, ड्रॉई और, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, ड्रॉर और पेई मे बी द सेम पर्सन, मे बी अ सेम पर्सन, ये दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं। तो थर्ड है घसीटा राम। ये घसीटा राम कौन है? पेई है। तो शायद ये जो दुकान है वो किसकी दुकान थी? घसीटे राम की दुकान थी। अब एक दुकान घसीटे राम की, तो ये काम करता है। तो ये मोटू पतलू को ऑर्डर देगा कि तुम 3 महीने के बाद इसको पेमेंट करोगे। किसको? घसीटा राम को। अगर मान लेते मालिक सिर्फ ये होता, तब घसीटे राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती,
तो यहां पर ऐसे लिखता 3 month आफ्टर डेट पे टू मिस्टर मोटू और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 वैल्यू रिसीव्ड बाकी से। ठीक है, तो बेटा ये पूरा कंसेप्ट है, याद रखना। जो बिल लिखता है वो कौन कहलाता है? ड्रॉर मतलब मोटू। जो बिल एक्सेप्ट करता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन कहलाता है? ड्रॉई मतलब पतलू। जिसको पैसे मिलते हैं, जिसको रिसीव होते हैं, या तो वो पेई होगा या तो तुम ड्रॉर भी बोल सकते हो, मतलब ड्रॉर में भी द पेई। ओके, क्लियर होगी बात? तो यहां पर ये पॉइंट खत्म होता है। इससे अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इन सब जितनी बातें इसके अंदर करी इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ता थोड़ी सी, तो हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखें बच्चों, मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल ऑर्डर है। रिटर्न गिवन बाय द क्रेडिटर टू द डेटर। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर ये कौन है? क्रेडिटर। ये कौन है? डेटर। मतलब ये इसको डेटर बोल के बुलाएगा, ये इसको क्रेडिटर बोल के बुलाएगा। क्लियर होगी बात? तो इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन रिटर्न गिवन बाय द क्रेडिटर टू डेटर। किस चीज के लिए? टू पे ऑन डिमांड, डिमांड की तरफ पे करने के लिए, एट अ फिक्स डेट और डिटरमाइन फ्यूचर टाइम। इसका मतलब है या तो वो जब मांगेगा तब पैसे दो, या तो कोई फिक्स डेट हम पहले से डिसाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे उसमें 3 महीने का टाइम मांगा था तो वो क्या हो गया? फिक्स्ड और डिटरमिनेबल डे, या तो फिर जब मांगेंगे तब। ओके, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक कुछ अमाउंट होगा, टू और टू द ऑर्डर ऑफ, या तो ऑर्डर पे या तो कुछ अमाउंट ही मांग लेगा। अ स्पेसिफाइड पर्सन, या तो स्पेसिफाइड पर्सन मांगेगा, या तो टू अ बेयरर। बेयरर का मतलब जो भी होल्डर होगा उस बिल का, जिसके पास बिल होगा वो, या फिर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, जैसे कि मिस्टर घसीटा राम हो गया, या तो जिसके पास बिल होगा उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये उसकी कंडीशन होती है। ये तुम्हारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों नेक्स्ट बात ये आती है, इसके अंदर पार्टीज कितनी होती है? बच्चों इसके अंदर 3 पार्टी है, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर कौन था? बिल्कुल सही, मोटू बी द ड्रॉर। ड्रॉई कौन था? पतलू। और पेई कौन था? तुम्हारा घसीटा राम, घसीटा राम। ओके, तो ड्रॉर कौन होता है? जो बिल लिखता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉई कौन होता है? जो बिल एक्सेप्ट करता है, द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन फॉर इट्स एक्सेप्टेंस बाय हिम। और पेई कौन होता है? जिसको पैसे मिलते हैं, द पर्सन हुज फेवर बिल इज ड्रॉन, जिसके फेवर में बिल ड्रॉन किया गया। बेटा यहाँ पर ये वर्डिंग ऐसे लिखी गई है क्योंकि डेफिनेशन की पॉइंट के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, द पेई मे बी अ थर्ड पार्टी और द ड्रॉर हिमसेल्फ। पेई थर्ड पार्टी भी हो सकता है या फिर ड्रॉर हिमसेल्फ भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कुछ बिल के टर्म्स है वो देखते हैं। टर्म ऑफ बिल, इसका मतलब बिल का समय। बिल का समय कितना है, कितने टाइम पीरियड के लिए? पतलू ने बोला था 3 महीने के बाद दूंगा, तो टर्म ऑफ बिल कितना हो गया? 3 महीने हो गए। तो द टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, कितने भी टाइम का हो सकता है। इट इज सिंपली अ टाइम पीरियड। टर्म ऑफ बिल का मतलब जो भी उसका टाइम पीरियड होगा उसको कहते हैं हम टर्म ऑफ बिल। ड्यू डेट क्या होती है? जितने टाइम पीरियड के लिए बोला गया वो ड्यू डेट और लास्ट डे। तो यहां पर क्या, द डेट ऑन विच टर्म ऑफ द बिल एक्सपायर्स, जिस दिन इसका ड्यूरेशन खत्म होगा उस दिन उसको ड्यू डेट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 डेज ऑफ ग्रेस। बेटा जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना, मतलब मान लेते हैं कि 1 महीने का किसी को टाइम दिया गया, मैंने 1 जनवरी को बिल लिखा, तो 1 महीना पूरा कब होगा? 1 फरवरी को। लेकिन हम फिर भी 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। हमने कहा जाओ तुम्हें हमने 3 दिन एक्स्ट्रा दिए, तुम पैसा 4 फरवरी को दे देना। वो 3 दिन क्यों देते हैं? एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदर देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 डेज। हम बोलते चलो कोई बात नहीं 3 दिन एक्स्ट्रा दो, जिससे उसको अगर कुछ भी कोई अनहोनी घटती है या फिर वो बिल देने में नाकाम हो गया तो 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आती किसी को भी। ठीक है, डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल। बेटा ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट सेम ही होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा, डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस टू द ड्यू डेट ऑफ द बिल। मतलब ड्यू डेट में अगर तुमने 3 दिन जोड़ दिए उसको डेट ऑफ मेच्योरिटी कहते हैं। और दूसरी लैंग्वेज अगर बात बोलूं तो ड्यू डेट और डेट ऑफ मेच्योरिटी इज द सेम। क्लियर होगी बात? यहां पर ये पॉइंट को याद रखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके ऊपर। बेटा जो बिल होता है, बिल जब हम बिल ड्रॉ करते हैं तो उसमें लिखा होगा या तो एट साइट क्वेश्चन में या तो आफ्टर डेट होगा। अगर बिल एट साइट होगा तो याद रखना ये इसके अंदर
नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड, इसमें कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता। ओके बेटा, इसको हम क्या करते हैं, इसको दूसरे टर्म में हम बोलते हैं पे ऑन डिमांड, मतलब जब मांगे तब देने पड़ेंगे। किसको? ड्रॉई ड्रॉर को पेमेंट कर देगा या ड्रॉई पेई को पेमेंट कर देगा जब मांगेगा, ठीक है। और आफ्टर डेट का मतलब होता है इसके अंदर टाइम पीरियड इज मेंशन, टाइम पीरियड इज मेंशन, इसमें टाइम पीरियड मेंशन होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी होगा उस दिन को पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें सारी खत्म होती है। तो मैं कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ, तो आइए फटाफट से नोट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, फर्स्ट लिखेंगे द टर्म ऑफ अ बिल आफ्टर साइट। अगर क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर साइट तो समझ जाना commences from the date of acceptance of a bill। दूसरा लिखेंगे the term of a bill after date। अगर आफ्टर डेट लिखा हो तो commences from the date of drawing। तो यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग से लिखेंगे। इसका मतलब अगर मोटू 1 फरवरी को सामान बेचता है और 2 फरवरी को 1 फरवरी को उसने बिल ड्रॉ किया और 2 फरवरी को बिल एक्सेप्टेंस हुई है, एक्सेप्ट हुआ है, तो अगर बिल आफ्टर साइट होगा तो दिन गिनना हम यहां से शुरू करेंगे, अगर बिल आफ्टर डेट होगा तो दिन गिनना हम यहां से शुरू करेंगे। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाता हूं पॉइंट्स को, ठीक है। थर्ड लिखेंगे फटाफट से अब हम, अगर इफ ड्यू डेट इज अ हॉलीडे, अगर ड्यू डेट छुट्टी हो। अब हॉलीडे कैसी कैसी हॉलीडे देखेंगे, मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं नॉन हॉलीडे और अनफोर्सीन हॉलीडे। इसका मतलब आपको पता है कि वो डे संडे पड़ रहा है या कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, जैसे कि 2 अक्टूबर हो गया और फिर 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, ऐसे दिन छुट्टियां हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, नोन अगर होगा तो हम प्रीसीडिंग बिजनेस डे बी अ ड्यू डेट, जो प्रीसीडिंग डेट होगा वो ड्यू डेट बन जाएगा, ठीक है। अगर अनफॉर्सीन होगा तो नेक्स्ट डे और फॉलोइंग ड्यू डेट, जो भी नेक्स्ट डे होगी फॉलोइंग ड्यू डेट की उसको मान लेंगे। जैसे लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन में आपको पता तो नहीं है तो इसलिए क्या होगा, अब जब भी खुलेगा उसके अगला दिन वो बिल का माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला नॉन हॉलीडे, यहाँ पर बोला मैंने अनफोर्सीन हॉलीडे। ये जो सब चीजें लिखवाई ये सब क्या है, पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे भी माना जाएगा इनके अंदर। पब्लिक हॉलीडे के अंदर क्या क्या आता है वो भी लिख देता हूँ। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, साथ में और लिख लो 1 अप्रैल बैंक हॉलीडे होता है, इस दिन भी माना जाएगा। और 30 सितंबर भी बैंक हॉलीडे होता है। तो ये सब चीज़ों को क्या माना जाएगा, यहाँ पर ड्यूटी जो छुट्टियां जो होगी नॉन हॉलीडे माना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई होगी आप लोगों को बात यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझा पाऊंगा कि ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट से नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों, एग्जांपल लिखेंगे। पहले मैं लिखता हूँ हाउ टू कैलकुलेट या फिर हाउ टू फाइंड, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ड्यू डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ बिल, ठीक है। कैसे निकालेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं एक, तो उससे समझ आ जाएगा। तो लिखेंगे फटाफट
यहाँ पर बिल नंबर है, डेट ऑफ ड्राइंग लिख रहा हूं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिख रहा हूं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर पेबल का टाइम पीरियड लिख दूंगा, कब कब कैसे कैसे देना। तो बिल नंबर 1 2 3 4 5 6, हम 6 बिल का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये बिल हुआ 31 मार्च 2000, ये बिल हुआ 31 जनवरी 2014, दूसरा हुआ 29 जनवरी 2014, तीसरा हुआ 12 जुलाई 2014, अगला बेटा हुआ 28 सितंबर 2014, 1 2 3 4, उसके बाद हो गया 5 जनवरी 2015, ये हो गया 10 जनवरी 2015। एक्सेप्ट किया है इसको 2 फरवरी 2014, इसको एक्सेप्ट किया है 3 फरवरी 2014, इसको एक्सेप्ट किया है 14 जुलाई 2014, इसको एक्सेप्ट किया है 1 अक्टूबर 2014, इसको एक्सेप्ट किया है 6 जनवरी 2015, इसको एक्सेप्ट किया है 11 जनवरी 2015। मैंने बच्चों यहाँ पर डेट भी लिख दी है, एक्सेप्टेंस की भी और दूसरी वाली भी, ठीक है। थोड़ा अलग अलग कर देते जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो समझने में। देखेंगे अब जो यह पेबल के कब कब होगा देखते हैं। 1 मंथ आफ्टर डेट, पॉइंट देखते रहना, आफ्टर डेट 30 डेज आफ्टर डेट, 30 दिन आफ्टर डेट, ठीक है। उसके बाद है बेटा 1 मंथ आफ्टर साइट, ये वाला भी है 2 मंथ आफ्टर साइट, ये हो गया ऑन डिमांड, ठीक है। या फिर मैं लिख रहा हूं एट साइट। अब देखो कैसे कैसे निकालना है। पहले मैं लास्ट पेज पे चलता हूं, मेरा क्या था यहां पर, डेट ऑफ बिल जो है, अगर बिल आफ्टर साइट है तो कमेंस कब से होगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। अगर बिल आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्राइंग से। ये पॉइंट को याद रखना। तो आइए फटाफट से तो यहां पर लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका कैसे निकलेगा। बिल नंबर, ठीक है, और ड्यू डेट, 1 2 5 6। अब देखेंगे ध्यान से पहले वाला बिल। क्वेश्चन में बोला हुआ है फर्स्ट बिल का 31 मार्च को डेट ऑफ ड्राइंग है, एक्सेप्टेंस है ये, और आफ्टर डेट है। तो आफ्टर डेट पे हमें पता है क्या था, आफ्टर डेट पे हमारा था, आफ्टर डेट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस थी, सॉरी आफ्टर साइट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस थी, और आफ्टर डेट में डेट ऑफ ड्राइंग था। तो आइए फटाफट से, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या है, आफ्टर डेट। तो आफ्टर डेट में क्या है, डेट ऑफ ड्राइंग। तो हमें ये वाला पॉइंट उठाना है इसके अंदर, आफ्टर डेट डेट ऑफ ड्राइंग उठाना है। आफ्टर साइट कौन सा उठाना है, एक्सेप्टेंस की डेट उठानी है। आफ्टर साइट एक्सेप्टेंस की डेट उठानी है। ऑन डिमांड और एट साइट, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, जिस दिन पैसा मांगेगा उस दिन देगा। तो हमें फर्स्ट बिल की ड्यू डेट निकालनी है, तो देखेंगे हम कैसे निकलेगी। तो फर्स्ट डेट की ड्यू डेट क्या होगी, 31 तारीख को उसने क्या किया था, 31 जनवरी
एक महीना, तो साफ पता लग रहा है 28 फरवरी हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों देखना ध्यान से, 28 फरवरी में एक महीना कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। किस वजह से, डेज ऑफ ग्रेस की वजह से। तो क्या तारीख होगी, 3 मार्च हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट होगी। ओके, तो देखेंगे फटाफट। तो यहां लिखेंगे 3 मार्च, ये हमारी ड्यू डेट होगी। कैसे निकला, एक महीना कब पूरा हो रहा है, 28 फरवरी को, प्लस 3 डेज ग्रेस के। ओके, दूसरा देखते हैं क्या था हमारा, सेकंड था 29 जनवरी, 3 फरवरी को एक्सेप्ट किया, लेकिन हमें 30 दिन देखने हैं, 30 दिन अलग हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों फटाफट से। बेटा एक बात बताओ, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। 29 को बिल ड्रॉ किया, तो जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उसके नेक्स्ट डे से काउंट करना शुरू करते हैं। तो जनवरी के कितने दिन बच गए, जनवरी के 2 डेज बच गए, फेब के कितने बच गए, 28 डेज, टोटल कितना हो गया, 30। क्लियर पॉइंट। और हमें 30 डे का बिल था, 30 डे कंप्लीट हो गया, प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 33 डेज। तो इसका मतलब इसके भी डेट क्या होगी, 3 मार्च। पॉइंट क्लियर है तुम्हारा, 30 डेज निकालना है। तो मैं अगर दोबारा बता देता हूं, जनवरी के 2 दिन, इसके 28 दिन, 28 और 2 30 दिन, और जो हमारा बिल था वो कितने दिन का था, 30 दिन का था, और 30 दिन में 3 दिन ग्रेस का जुड़ गया। ठीक है, अगला 12 जुलाई, 14 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ है, 1 मंथ आफ्टर साइट है। तो ये डेट हमारे लिए बेकार होगी। अब यहां पर ये दोनों डेट बेकार थी, यहां पर ये डेट बेकार होगी। तो 14 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, एक महीना, तो खत्म होगा ऑब्वियस सी बात है 14 अगस्त को। अच्छा, वो 14 अगस्त छुट्टी नहीं है, तो 14 में 3 दिन और जुड़ जाएंगे, 17 अगस्त हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट आ जाएगी। क्लियर होगी बात, पॉइंट समझ आ गया मुझे पता है। तो 17 अगस्त, क्लियर है पॉइंट। आइए बच्चों फोर्थ बिल में पढ़ते हैं हम। बेटे जो फोर्थ बिल है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फोर्थ बिल की जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो है 28 सितंबर 2014, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो है 1 अक्टूबर 2014। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आफ्टर साइट, अगेन आफ्टर साइट। आफ्टर साइट में अभी हमने पीछे पढ़ा, ये वाली जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो हमारे लिए खत्म हो जाती है, और ये हमारे लिए चालू हो जाती है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से देखेंगे हम, 2 महीने काउंट करेंगे, तो अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, मतलब 1 दिसंबर जो हमारी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग ड्यू डेट होगी। 3 दिन जोड़ देंगे तो 4 दिसंबर हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हमारी ड्यू डेट हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट डेट क्या आ गई, 4 दिसंबर आ गई। कैसे है मैं बता देता हूँ, 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक 1 महीने, 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक 2 महीने, 1 मंथ, 2 मंथ, और प्लस 3 डेज फॉर ग्रेस। ठीक है, क्लियर होगी बात। आइए 5th और 6th के ऊपर देखते हैं। बेटा 5th और 6th यहां लिखा है 5 जनवरी 2015, 10 जनवरी 2015, 6 जनवरी 2015, 11 जनवरी 2015, और ये है ऑन डिमांड और एट साइट, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर डिमांड डेट तो कुछ दे नहीं रखी, तो मान लेते हैं ड्रॉअर डिमांड द बिल ऑन 24th Jan, डिमांड द बिल अमाउंट ऑन 24th Jan। उसने डिमांडिंग डेट बता दी 24 जनवरी को मेरा पैसा मुझे दे देना। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में, अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, सीधा हिसाब सीधा सीधा उठा के यहां लिख देंगे 24th Jan और 24th Jan। पॉइंट क्लियर होगी, समझ आएगी बात। बेटा अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको हटा देता हूं। तो यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो है आपकी 12 जुलाई। ठीक है, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो है 14 जुलाई। ओके, और जो टर्म्स है पेमेंट करने की टर्म्स जो है यहाँ लिखा है 1 मंथ आफ्टर डेट। तो यहाँ पर ड्यू डेट क्या निकलेगी हमारी, प्लस 3 डेज मेच्योरिटी के साथ। ध्यान से देखना 12 जुलाई, और ये आफ्टर डेट है, तो ये मेरे लिए बेकार हो गया, ये मेरे लिए चालू हो गया। अब 12 जुलाई से आप हिसाब लगाइए पूरे 1 महीने का, तो 12 जुलाई से 1 महीने मतलब 12 अगस्त प्लस 3 दिन। अब इसके अकॉर्डिंग मेरी टर्म क्या आ रही है, 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त क्या है, छुट्टी है।
जब 15 अगस्त छुट्टी होगी तो मैंने क्या बताया था, जब नॉन हॉलीडे होगा तो हम एक दिन पीछे आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट कह लो वो होगी 14 अगस्त। क्लियर होगी बात, समझ आ गई पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंट यहां करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे वो भी। मान लेते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग हमारी है 1 अप्रैल, ठीक है, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 3 अप्रैल। ओके, अब यहां पर लिखा हुआ टर्म्स, मान लेते टर्म्स है 1 महीने का, तो 1 मंथ आफ्टर डेट, अगेन आफ्टर डेट की बात करूंगा। तो 1 अप्रैल ये बेकार हो गया मेरे लिए, ये ठीक है। 1 अप्रैल से 1 महीना जोड़ लो, क्या हो गया 1 मई। 1 मई में 3 दिन जुड़ गया, कितने हो गए 4 मई। तो 4 मई मेरे लिए क्या मानी जाएगी, ड्यू डेट मानी जाएगी। अब मान लेते हैं उस दिन लॉकडाउन हो गया दोबारा। अब लॉकडाउन होने का मतलब क्या, अनसीन अनसे लॉकडाउन का मतलब क्या होगा, अनसीन हॉलीडे है, आपको पता नहीं था, अनफॉर्चुनेट हो गया, इमरजेंसी हॉलीडे हो गया। तो जो ड्यू डेट होगी, तो जो भी उसका नेक्स्ट डे होगा वो मेरे लिए ड्यू डेट होगी। तो मान लेते हैं 4 तारीख को क्या हो गया, अनसीन हॉलीडे हो गया। अगर 5 तारीख को खुलेगा तो 5 तारीख को मेरा क्या माना जाएगा, ड्यू डेट माना जाएगी 5 मई। 6 खुले, 7 खुले, 8 खुले, जब भी खुलेगा वो मेरा क्या माना जाएगा, ड्यू डेट माना जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट, बस इतना सा कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये 2 टाइप के बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो हमें पढ़ने हैं। एक है ट्रेड बिल, दूसरा है एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल का मतलब होता है जो ट्रेडिंग के लिए काम आए। मैं मतलब समझाता हूँ इसका, देखेंगे पहले। दिस बिल इज ड्रॉन टू सेटल अ ट्रेड ट्रांजेक्शन। जैसे कि पतलू किसके पास गया, मोटू के पास, क्या लेने, सामान लेने के लिए। अब मोटू अगर इससे पैसे लेने हैं तो पतलू ने क्या बोला, भैया बिल दे दो, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। तो ये ट्रेडिंग के लिए काम आया, पैसा वसूलने के लिए काम आया, इसको कहते हैं ट्रेड बिल। ठीक है। एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है एक दूसरे के फायदे के लिए। मतलब अगर मान लेते हैं एक ए है वो और बी है, ये दोनों दोस्त हैं। ए कहता भाई मुझे पैसा चाहिए, बी कहता भाई मुझे पैसा चाहिए। तो ए क्या करेगा, इसके ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा। ए ने बिल ड्रॉ किया, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया। ए बैंक के पास जाएगा, ठीक है, ए बैंक के पास जाएगा और बिल को क्या करवाएगा, डिस्काउंट करवाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है बताऊंगा। बिल को डिस्काउंट करवाएगा, फिर जो भी पैसा बैंक से मिलेगा दोनों आपस में बांट देंगे। ठीक है, ऐसे दोनों को पैसा मिल गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को भी सामान नहीं खरीदा था। जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब ए क्या करेगा, बैंक को पैसा वापस दे देगा, और जो बी होगा वो अपना हिस्सा देगा, दोनों एक दूसरे को पेमेंट कर देंगे, छुट्टी हो जाएगी बात। ठीक है, तो ये जो होता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। तो दिस बिल इज यूज्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, नॉट फॉर ट्रेड। ये ट्रेड के काम नहीं आता। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ट्रेड बिल के ऊपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जो होल्डर है बिल का, मतलब बिल जिसके पास है, उसके पास उस बिल को लेके कितने ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मतलब कितने ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है। तो आइए फटाफट से देखते हैं। ऑप्शन अवेलेबल टू अ होल्डर, होल्डर के पास कितने टाइप के ऑप्शन अवेलेबल है, किस चीज को लेके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके। फर्स्ट, या तो वो रिटेन करे बिल को मेच्योरिटी डेट तक। दूसरा, अगर उसको नहीं रखना अपने पास, वो बिल को भेज देता है बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए। मतलब उसको लगता है कि यार मेरे पास रहेगा, कहीं इधर उधर ना हो जाए, इससे बड़ी वो बैंक भेज देता है और बिल को कलेक्ट कर लेते हैं बैंक, और फिर बाद में उसको पैसा दे देती है। या तो बिल डिस्काउंट करवा ले बैंक से, मतलब डेट ऑफ मेच्योरिटी से पहले ही वो क्या करे, पैसा निकलवा ले। क्लियर होगी बात। तीसरा लास्ट केस है हमारा फोर्थ, वो है एंडोर्स करना। एंडोर्स करने का मतलब, मान लेते हैं पतलू और मोटू के बीच में बातचीत चल रही थी। पतलू ने बिल एक्सेप्ट किया, मोटू के पास बिल आ गया। अब मोटू को पैसे देने थे, किसको, मान लेते हैं सी को। तो मोटू क्या करेगा, वो बिल किसको दे देगा, सी को दे देगा, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना। अगर हम ऐसे बात को समझे, आइए फटाफट में समझाता हूं इस बात को समझते हैं। कि मान लेते हैं यहां पर एक और पर्सन है, ये एक पर्सन है। ठीक है, अभी ये कौन था, मोटू के लिए डेटर था और पतलू के लिए क्रेडिटर था। क्लियर होगी बात। अब ये जो बंदा है इसका नाम पकड़ लेते हैं हम घोस्ट, ये घोस्ट है। इसके लिए ये क्या है, क्रेडिटर है।
और इसके लिए क्या है, डेटर है। तो अब ये बंदा भी इससे पैसे मांग रहा है, तो ये क्या करेगा, जो बिल ड्रॉ हुआ था वो बिल इसको पकड़ा देगा। तो यहां पर ये पॉइंट को याद रखना है। एंडोर्स का मतलब होता है कि अपने भी कर्जदारों को बिल दे देना, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एंडोर्स का टॉपिक भी यहाँ पर हो गया। अब मैं बात करता हूँ जनरल एंट्री क्या है इनके बीच की, तो आइए फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फटाफट, केस फर्स्ट, बिल रिटेन बाय होल्डर या फिर ड्रॉर टिल ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है बेटा। बेटा स्टोरी को याद रखना। स्टोरी क्या थी, सबसे पहले मोटू ने सामान बेचा और पतलू ने खरीदा। ठीक है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग करवाता हूं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ मोटू, ये कौन है, ड्रॉर। और दूसरा क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ पतलू, ये कौन है, ड्रॉई। सबसे पहले क्या किया, सामान बेचा, तो यहां लिखेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, सामान बेचेगा। अगर ड्रॉय को सामान बेचता है तो उसके लिए क्या बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर और क्रेडिट पे बेचा, ऑब्वियस सी बात है उसने, तो यहां पर वो क्या एंट्री पास करेगा, पतलू अकाउंट डेबिट टू सेल। यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, और यहां पर वो क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोटू। यहां पर क्या लिखेगा, बीइंग गुड्स परचेज। यहां पर उसको गुड्स परचेज कर ली। ठीक है, सेकंड क्या करेगा, अब जब पैसे की बारी आई तो उसने यहाँ पर बिल ड्रॉ कर लिया, मतलब कि उसने सामान बेच दिया। अब उसका पैसे, उसका बिल ड्रॉ कर दो एक। अब बिल ड्रॉ करके उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बिल ड्रॉ करने की भी कोई एंट्री नहीं होती, बिल एक्सेप्ट करने की भी कोई एंट्री नहीं होती। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो यहाँ पर जो ड्रॉर है, मोटू को क्या मिला, बिल मिला। और बिल का नेचर क्या होता है, ड्रॉर के लिए बन जाता है वो बिल रिसीवेबल, और वो हमारी करंट एसेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी आर अकाउंट डेबिट टू पतलू। देखो यहाँ पर डेटर कम हो गया तो क्रेडिट साइड, लेकिन करंट एसेट बढ़ गया तो डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बिल रिसीव। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या लिखेंगे, सेकेंड एंट्री में वो लिखेगा, कौन है, मोटू। मोटू लायबिलिटी थी, खत्म हो गई, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, मतलब मोटू अकाउंट डेबिट टू बीपी। इसके लिए लायबिलिटी बढ़ेगी बीपी के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे बिल बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ओके, थर्ड। अब लास्ट में क्या होगा, ड्यू डेट तक उसके पास बिल है। अगर ड्यू डेट तक उसके पास बिल होगा तो वो क्या करेगा, पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो यहां पर लिखेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। यहां लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव, और यहां वो क्या लिखेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड। यहां पर उसने अमाउंट पे कर दिया। तो ये है कुछ एंट्रियां, अगर बिल जो है टिल ड्यू डेट तक उसके पास होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सेकंड केस, लेकिन सेकंड केस से पहले मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करवाता हूं। मैं हर एक केस के साथ एक एग्जांपल करवाता हूं, वो देखते रहेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री होगी, ये सेकेंड एंट्री होगी, और ये थर्ड एंट्री होगी। ठीक है, तो आइए फटाफट से बच्चों उसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। अब हम एक लिखेंगे एग्जांपल। और बच्चों एग्जांपल देखेंगे। ऑन 1 Jan
A sold goods to B for rupees 10,000 and drew a bill on B at 3 months for the amount. B accepted the bill B accepted the bill and return to A. एक्सेप्ट किया, साइन करके दे दिए. फिर द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड एट मेच्योरिटी. पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. ठीक है, तो ये कौन से केस का है? ए रिटेन टिल मेच्योरिटी. तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा मेच्योरिटी तक क्या होगा. ठीक है, तो आइए फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या होगा. ठीक है, बेटा ओनर्ड का मतलब होता है पेमेंट ऑफ अ बिल. याद रखना, बिल की पेमेंट को ओनर्ड कहते हैं. यहाँ पर लिखा है द बिल इज ड्यूली पेड एट मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी टाइम पे पेमेंट हो चुकी है. तो इसी से समझ आता है ये केस कौन सा है, रिटेन्ड वाला केस हो गया. वरना क्वेश्चन में लिखा होगा आपको रिटेन्ड है कि डिस्काउंट है कि क्या है. ठीक है, तो आइए फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में. ठीक है, मैं इसमें नरेशन नहीं लिखूंगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ ए लिखता हूँ. ए कौन है मेरा? ड्रॉर, जिसने सामान बेचा. बी कौन है मेरा? ड्रॉई, जिसने सामान खरीदा. तो यहाँ पर ए ने बी को सामान बेचा है कब? 1 जनवरी को. तो 1 जनवरी की बात करेंगे. एंट्री क्या हो जाएगी मेरी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल. कितने रुपए? 10,000 रुपए. और ये ड्रॉई है, ड्रॉई ने परचेज किया. परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट. कितने रुपए? 10,000 रुपए. ये बेटा साथ के साथ इसलिए करवा रहा हूँ, आप लोगों को स्टोरी समझ आनी चाहिए पूरी की पूरी की क्या स्टोरी चल रही है. ठीक है, इसने सामान बेचा, इसने खरीदा. उसी दिन क्या किया इसने, कहा भाई बिल 3 महीने का, उसके ऊपर बिल छाप दिया फॉर द अमाउंट, जिस अमाउंट के लिए बी ने एक्सेप्ट किया, रिटर्न कर दिया. तो यहाँ पर अगली एंट्री क्या होगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी से मिल गया उसको बिल. कितने रुपए का? 10,000 रुपए का. और यहाँ पर क्या लिखेगा? ए अकाउंट डेबिट टू बीपी. कितने रुपए का? 10,000 रुपए. क्लियर पॉइंट. अब यहाँ पर आई 3 महीने, मतलब ड्यू डेट की बात चल रही है. तो ड्यू डेट क्या होगी, हमने ये पॉइंट भी सीखा है. 1 जनवरी का 3 महीने का, इस पर 3 महीने निकालो. जनवरी, फरवरी, मार्च. मार्च 3 महीने के हो गए पूरे के पूरे कंप्लीट. 3 महीने के बाद एक्स्ट्रा 3 दिन जोड़ना पड़ेगा. तो इसका मतलब 3 दिन अगर मैं जोड़ू, मतलब 1 मार्च मेरी ड्यू डेट आ रही है. बेटा देखेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर 1 मार्च मेरी ड्यू डेट आ रही है, इसमें प्लस करूंगा 3 दिन. जनवरी, तो बच्चों हम ड्यू डेट निकालते हैं फटाफट से. हमें ड्यू डेट निकालना बहुत जरूरी है. तो ड्यू डेट निकालने के लिए 1 जनवरी से 3 महीने, तो 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी, ये क्या हो गया? 1 महीना. 1 फरवरी से 1 मार्च, ये क्या हो गया? दूसरा महीना. और 1 मार्च से 1 अप्रैल, ये क्या हो गया? 3rd मंथ. तो हमारी जो 1 अप्रैल क्या आई है, ये हमारी ड्यू डेट आई है. प्लस करूंगा 3 दिन, तो ये क्या बन जाएगा? 4th ऑफ अप्रैल. ये मेरी क्या आ जाएगी? डेट ऑफ मेच्योरिटी. तो यहां पर क्वेश्चन में यही करना है हमें. 4 अप्रैल को क्या किया उसने? पेमेंट कर दी. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर. कितने रुपए की? 10,000 रुपए की. और इसी डेट को इसको पैसा भी दे दिया इसने, बीपी टू बैंक. कितने का? 10,000 रुपए का. बात समझ आ गई होगी. छोटा सा इसका एग्जांपल था. ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट. तो आइए फटाफट से अब हम इसके ऊपर एक सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड केस पढ़ेंगे, फिर उसका एग्जांपल करेंगे. जो केस 2 है, वो केस 2 हमारा क्या था याद है?
और फटाफट बताता हूँ केस 2 कौन सा था हमारा। बेटा केस 2 हमारा था, ये केस 1, सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। जो बिल है अब वो बैंक के पास भेज दिया था कलेक्शन करने के लिए। तो आइए फटाफट से इस केस को हम करते हैं बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए बिल को भेजा था, क्यों भेजा था ध्यान सुनना। मान लेते हैं जो ड्रॉर है, ड्रॉर सोचता है कि अगर यार ये बिल मेरे पास पड़ा होगा शायद खो जाए, फट जाए, धुल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, ड्रॉर अपने बैंक के पास जाता है, अपने बैंक को बोलता है कि बैंक भैया आप ना मेरा बिल संभाल के रखना, कब तक, जब तक का इसका मेच्योरिटी डेट है, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी तक। ठीक है, जिस दिन मेच्योरिटी डेट आ जाएंगे आप ड्रॉई के पास जाना और पैसा कलेक्ट कर लेना। जो ड्रॉई के पास जाओगे जो भी पैसा आपको मिलेगा इस बिल के बदले, तो मेरा जो अमाउंट होगा आप अपना चार्ज काट लेना, उस चार्ज को काटने का जो बचेगा मुझे वापस कर देना। तो ये है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो अगर बैंक चार्ज काट लेगा तो उसको नुकसान नहीं हो जाएगा, अपने पास रखता तो ज्यादा मिलता। बेटा अगर अपने पास रखता, अगर वो बिल कुछ भी नुकसान होता, खो जाता, कौन जिम्मेदारी लेता। तो अगर वो बैंक को कुछ परसेंटेज देगा भी तो कम से कम उसको पैसा तो मिल जाएगा। तो ये मतलब है इसका। ठीक है, इसलिए वो बिल भेज देता कलेक्शन करने के लिए। ओके, तो आप फटाफट से इसके ऊपर जनरल एंट्री सीखते हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या होगा। तो लिखेंगे फटाफट, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर कौन था हमारा, मोटू। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर कौन था हमारा, मोटू हमारा ड्रॉर था। और ड्रॉई कौन था हमारा, ड्रॉई हमारा था पतलू। तो दोनों क्या एंट्री पास करेंगे वो हम देख लेंगे। तो आइए फटाफट से, मैं बेटा यहाँ पर फर्स्ट एंट्री नहीं करता क्योंकि फर्स्ट एंट्री सेम ही होगी सेल और परचेज की, जो हमने पीछे भी देखी। तो सेकेंड एंट्री ये करते हैं हम, अगर वो बिल को भेज देता है कलेक्शन करने के लिए। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पास नहीं कर रहा, सेल परचेज वाली सेम ही होगी। तो सेकेंड एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या मिला, बी आर मिला। तो इसने लिखा बी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, पतलू से मिला। और ये क्या लिखेगा, मोटू टू, इसलिए लायबिलिटी खत्म होगी, मोटू टू बीपी। ओके, नरेशन भी समझ आगे होगी आप लोगों को। अब हमारा पॉइंट आता है, इसने बिल भेज दिया कलेक्शन करने के लिए। तो इसका से बिल चला गया और लिखेगा यहां पर बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। और ये एंट्री पास करेगा नो एंट्री, क्योंकि इसको इस बारे में नहीं पता। ठीक है, उसके बाद एंट्री होगी, इसको पैसा मिल जाएगा मैच्योरिटी डेट के दिन। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना ही पैसा मिला बैंक अपना चार्ज काट लेगा, बैंक चार्जेस टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, और ये लिखेगा बीपी टू बैंक। ये बेटा 3 एंट्रियां पास होगी, इसमें एक एंट्री में लिखी नहीं है, वो एंट्री का नाम था सेल और परचेज का। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब इस पे मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा, फिर समझेंगे इस पॉइंट को। तो आइए फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। अब हमारा इसके ऊपर जो एग्जांपल है वो है ऑन 1 जनवरी को क्या हुआ है, अजय ने सामान बेचा है किसको, विजय को, 10,000 रुपए का, और एक बिल ड्रॉ किया कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, जो भी अमाउंट है, बी एक्सेप्टेड द बिल, रिटर्न टू इट अजय। 1 मंथ आफ्टर एक्सेप्टेंस अजय सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। 1 महीने तो बिल भेज देता है और ड्यू डेट पे बैंक गॉट पेमेंट, बैंक को पेमेंट मिल जाती है, वो अपना 1% कमीशन काट लेता है। दोनों की बुक में जनरल एंट्री पास करनी। ठीक है, तो आइए फटाफट से करते हैं हम, इन द बुक्स ऑफ अजय, इन द बुक्स ऑफ विजय। अजय और विजय की बुक में क्या एंट्री पास होगी वो देखेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 1 जनवरी को सेल की, तो यहां लिखेंगे विजय अकाउंट डेबिट टू सेल। अजय कौन है मेरा, ड्रॉर है। विजय कौन है मेरा, ड्रॉई है। और यहां लिखेंगे हम अजय, यहां लिखेंगे मेरा परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अमाउंट कितना है मेरा, 10,000 रुपए।
और यहाँ अमाउंट कितना है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का सामान खरीदा और बेचा है। अब दोबारा उसको बिल मिला होगा उसी दिन 1 जनवरी को, ये एंट्री पास करेगा BR2 विजय कितने का 10,000 रुपये का, ठीक है। और ये एंट्री क्या पास करेगा अजय अकाउंट डेबिट टू BP कितने रुपए का 10,000 रुपये का। क्लियर पॉइंट यहां तक। अब आगे देखेंगे, उसने बोला 1 महीने के बाद भेज रहा है, तो 1 महीने के बाद मतलब क्या हो गया 1 फरवरी को। बेटा डेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भेज रहा है बिल, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपये टू किसको भेज रहा है बैंक को। हमारे पास से क्या गया BR गया, तो यहां पर लिख सकते हो बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक फॉर अकाउंट डेबिट। तो यहां पर लिख सकते हो बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक टू BR, ओके। और ये लिखिएगा नो एंट्री, क्योंकि इसके पास कोई भी एंट्री पास नहीं। उसके बाद कह रहा है ड्यू डेट को बिल मिल चुका, मतलब पैसा मिल चुका है ड्यू डेट को। तो अगर इसकी ड्यू डेट निकालूंगा 3 महीने के लिए, तो अगेन वही बात 1 फरवरी 1 महीना, 1 मार्च 2 महीने, 1 अप्रैल 3 महीने प्लस 3 दिन, तो 4th ऑफ अप्रैल को क्या होगा ड्यू डेट होगी। तो यहां पर वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा कितना 1% काटने के बाद, तो 10,000 का 1% 100 रुपये। यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मैंने BSCF लिख दिया, BSF से लिख दिया है, समझ जाना उस बात को। 10,000 9900 और 100 रुपये। और यहाँ पर ये क्या लिख देगा BP2 कैश या BP2 बैंक कितने रुपए 10,000। क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों, इतना सा पॉइंट था इसके अंदर। तो ये सेकंड केस भी खत्म होता हमारा बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, ओके। अब हम नेक्स्ट थर्ड केस की तरफ बढ़ेंगे। जो थर्ड केस हमारा क्या था, अगर बिल डिस्काउंट करवा लेता है ड्यू डेट से पहले। तो आइए फटाफट से एक बार और देखते हैं हम हमारा थर्ड केस, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ओके। तो आइए फटाफट थर्ड केस करते हैं हम। लिखेंगे बच्चों केस थर्ड, बिल डिस्काउंट विद बैंक बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी। तब दोनों की बुक में क्या एंट्री पास होगी। अब उसने 3 महीने का टाइम दिया, इसको बीच में जरूरत पड़ गई होगी पैसे की, तो ये कहता है पहले निकाल ले, तो पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। मैं यहाँ पर A और B ना लिख के दोबारा वही लिख रहा हूँ जो हमने डायग्राम में सीखा था। मोटू कौन था हमारा ड्रॉर, और पतलू कौन है ड्रॉइंग, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ परचेज और सेल वाली, सीधा हम सेकंड एंट्री से स्टार्ट करेंगे। इसको क्या मिला BR मिला, किससे मिला पतलू से मिला। इसने क्या दिया BP दिया, किसको दिया मोटू को दिया। तो मोटू अकाउंट डेबिट टू BP कितने रुपए, अमाउंट तो छोड़ते जनरल एंट्री सिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री क्या होगी, अब इसने बोला डिस्काउंट करवा ले, तो शायद ड्यू डेट से पहले डिस्काउंट करवा लेता है। तो यहाँ पर इसको पैसा मिल गया होगा, ये लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट करवाया तो पैसा कम मिलेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। और ये क्या करेगा नो एंट्री, ये कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, ओके। और बेटा थर्ड होगा, ये लिखेगा नो एंट्री क्योंकि उसको पैसा मिल चुका है, और ये यहाँ पर लिखेगा BP2 बैंक, ये बैंक को पेमेंट करेगा। मतलब क्या हो गया इस केस के अंदर, जो मोटू है, अब मान लेते मोटू ही था, वो घसीटा ने मोटू की बात करेंगे। ये जो मोटू है ये ड्यू डेट से पहले ही बैंक चला गया और पैसे लेके आ गया, और ड्यू डेट के दिन बैंक जो होगा वो पतलू के पास जाएगा और पैसे ले आएगा। अब अगर पतलू पैसे नहीं देता है, वो आगे पढ़ेंगे अब क्या है उसके अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर अब इसके ऊपर भी एग्जाम्पल करते हैं, फिर पॉइंट को समझते हैं। आइए फटाफट से एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है ऑन 1 जैन अजय सोल्ड गुड्स टू विजय। अजय ने विजय को सामान भेजा, कितने का? 10,000 रुपए का। बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, रिटर्न कर दिया अजय को। अजय ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक के साथ 4 फरवरी को 15% पर एनम पर। द बिल ऑनर्ड मेच्योरिटी, मतलब पैसे मिल गए। तो यहाँ पर फटाफट ए और बी, मतलब अजय और विजय की लिख देता हूँ, ए और बी में समझ जाओगे आप लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या होगी मेरी? 1 जनवरी को, कहानी सेम, बी टू सेल, और यहाँ क्या हो जाएगा? परचेज टू ए। कितना अमाउंट? 10,000 रुपये। और यहाँ पर भी कितना अमाउंट बेटा? 10,000 रुपये। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ? उसी दिन क्या देगा वो? बिल मिलेगा उसको। तो यहाँ हो जाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 10,000 रुपये, और यहाँ पर भी उसका क्रेडिटर खत्म हो गया। बी ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, कितने रुपए? 10,000 रुपये। क्लियर पॉइंट? उसके बाद देखेंगे 1 जनवरी के बाद। अब बेटा क्या किया? 4 फरवरी को बिल डिस्काउंट करवाया उसने, 4 फरवरी को। तो यहाँ पर उसको पैसे मिलेंगे, अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक डिस्काउंट काटेगा। अकाउंट डेबिट टू बी आर के बदले, और ये कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। और जो ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट अब हमें समझ आ गई, 4 अप्रैल ड्यू डेट होगी, ये नो एंट्री पास करेगा। और ये क्या लिखेगा? बीपी टू बैंक। तो अब पॉइंट आया कि डिस्काउंट कैसे निकालना है। तो फटाफट से देखेंगे डिस्काउंट कैसे निकलता है। तो आइए मैं बताता हूँ डिस्काउंट कैसे निकलेगा। देखेंगे डिस्काउंट की कैलकुलेशन। तो आइए बच्चों हम डिस्काउंट निकालना सीखते हैं। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर देखो 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था, लेकिन 4 फरवरी को जाके वो बिल डिस्काउंट करवा आया, और ड्यू डेट जो है 4 अप्रैल की है। तो यहाँ पर कितने महीने के लिए बिल उसके पास रहेगा? बैंक के पास 2 महीने के लिए बिल रहेगा। तो वो क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट रेट, जो उनका डिस्काउंटिंग रेट है, वो चार्ज जो है वो 2 महीने पे चार्ज करेंगे। मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं, 10,000 मल्टीप्लाई 15%, कितने महीने के लिए बिल रहेगा उनके पास? 2 महीने के लिए। तो 2 महीने का ब्याज काट के कितना निकलेगा उनका? 250 रुपये। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पर यही पॉइंट था डिस्काउंट निकालने का। जो भी रिमेनिंग मंथ होते हैं उस पर काम करा जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 250 रुपये। तो ये हो गया 9750, ये हो गया 250 रुपीज़, और ये हो गया 10,000 रुपीज़। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 10,000 और 10,000। ठीक है? तो आप लोगों को ये केस भी समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो बच्चों फटाफट से हम केस 4th की तरफ पढ़ते हैं, जो हमारा इसका लास्ट केस है। तो आइए देखते हैं 4th केस क्या है हमारा। बट जो 4th केस है वो एंडोर्स द बिल टू अ क्रेडिटर, मतलब अब जो मोटू होगा अपने क्रेडिटर को क्या करेगा? बिल एंडोर्स कर देगा। तो उस केस में क्या होगा? तो आइए फटाफट से देखते हैं उस केस में क्या होगा हमारा। तो यहाँ ये केस 4th लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर ऑफ ड्रॉर। क्रेडिटर किसका? ड्रॉर का जो क्रेडिटर था उसको बिल क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। ठीक है? तो बात को समझें। अब यहाँ पर क्या होगा? पार्टी हो जाएगी 3। कैसे? जो सबसे पहली पार्टी होगी मेरा कौन? यहाँ पर कौन है मेरा पहला पार्टी? मोटू। मोटू कौन था? ये ड्रॉर है। ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रॉर। दूसरी पार्टी कौन सी है मेरी? पतलू की। पतलू कौन है? ड्रॉई। अब हम एक तीसरी पार्टी लेते हैं जिसको इसने बिल दिया, मोटू ने जिसको बिल दिया। मोटू ने किसको बिल दिया होगा? अपने क्रेडिटर को। तो इसका जो क्रेडिटर का नाम है, इसका नाम है, मैं इधर लिख देता हूं एंडोर्सी। एंडोर्सी, इसका नाम है डॉक्टर झटका। ये 3 पार्टी हो गई हमारी। एक हो गया ड्रॉई, एक हो गया ड्रॉर, और एक हो गया एंडोर्सी। ठीक है? तो आइए फटाफट से देखते हैं इसके अंदर क्या केसेस होंगे। तो बेटा इसके अंदर भी फर्स्ट एंट्री नहीं लिख रहा, जो मोटू और पतलू के बीच में हुई थी सेल और परचेस की। सेकंड एंट्री से पास करता हूं।
इस BR अकाउंट डेबिट टू पतलू, पतलू से इसको क्या मिला, बिल मिला। मान लेते हैं ये बिल 100 रुपए का था, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, मोटू टू किससे, BP मिल गया, कितने का, 100 रुपए का। इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी एंट्री में क्या हुआ, मान लेते हैं मोटू ने इसको देने थे 120 रुपए, तो वो कहता भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं तेरे को बिल देता हूँ 100 रुपए का, लेकिन भाई मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो इस केस में क्या होगा, जो डॉक्टर झटका उसकी लायबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। अकाउंट डेबिट कितने से, 120 से। इसने उसको क्या दे दिया, एक बिल दे दिया, कितने रुपए का, 100 रुपए का। और उसको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव कितने का, 20 रुपए का। फुल सेटलमेंट हो गया, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये एंट्री पास करेगा, इसको बिल मिला, BR अकाउंट डेबिट, इसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू किसको दिया, मोटू को, 100 रुपए, 20 रुपए, 120 रुपए, ठीक है। अब जिस दिन ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट के दिन इसको पैसे मिलेंगे, तो ये लिखेगा बैंक टू BR, और ये लिखेगा BP टू बैंक। इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसके पास बिल ही नहीं है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर बच्चों ये एंडोर्सी के केस में ये 3 एंट्रियां होगी, तो फटाफट से इन एंट्री को देख लीजिए और इस पे एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आइए फटाफट से एग्जांपल देखते हैं अब हम। तो एग्जांपल क्या, ऑन 1st Jan अजय सोल्ड गुड्स टू विजय 10,000 रुपीज, ड्रॉ अ बिल ऑन B at 3 months फॉर अमाउंट, B accept the bill, return to it अजय, Ajay endorsed the bill after 1 month of acceptance in the favor of creditor चिराग in settlement of his debt of 10,200। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहां बनाऊं, ए ने सी को 10,200 रुपए देने थे, लेकिन उसने इसके बदले एक 10,000 का बिल दे दिया और 200 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। तो यहां पर भी करते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ सी। मैं ये तीनों इकट्ठे करके इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को एक स्टोरी जो बनेगी दिमाग के अंदर वो एक सेट रहेगी। तो सोल्ड करा है तो यहां पर अब लिखना पड़ेगा, मुझे डेट भी लिखनी पड़ेगी, 1 जनवरी को, B टू सेल, कितना अमाउंट, 10,000 रुपए। और ये क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए, 10,000 रुपए। और इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसी दिन क्या दिया होगा, बिल दे दिया होगा 1 जनवरी को, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी मेरी BR टू B, कितने रुपए, 10,000 रुपए। ये लिखेगा A टू BP, कितने रुपए, 10,000 रुपए। और ये लिखेगा कुछ भी नहीं, ये उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब उसने बोला है अजय एंडोर्स आफ्टर 1 मंथ, तो 1 महीने के बाद, इसका मतलब 1 फरवरी को उसने एंडोर्स कर दिया, तो ये लिखेगा C अकाउंट डेबिट 10,200 टू BR, कितने वाला गया इसके पास से, 10,000 वाला, और इसको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव कितने का, 200 रुपए का। क्लियर पॉइंट। इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसको इस बात का पता ही नहीं होगा। और ये लिखेगा ए अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10,200 रुपए। ये लिखेगा BR अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10,000 रुपए, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू ए 10,200 रुपए। क्लियर होगी लास्ट। अब लास्ट पॉइंट ये है कि पेमेंट की, तो ये लिखेगा सीधा बैंक टू BR 10,000, और ये लिखेगा BP टू बैंक 10,000, और ये लिखेगा नो एंट्री। ड्यू डेट क्या होगी, वही हमारी 4 अप्रैल। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर जो चारों केस के मैंने एक एग्जांपल करवाए और सारे एग्जांपल एक जैसे ही थे, बस बातों को समझाने के लिए, ठीक है। अब हम इसके